नमस्कार। राम गुलाम राय ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं संजय कुमार गुप्ता। डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर द्वितीय प्रश्न पत्र प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के अंतर्गत गत सेशन में हम लोगों ने भारतीय शिक्षा आयोग के बारे में अध्ययन कर रहे थे। भारतीय शिक्षा आयोग या इसको दूसरे शब्दों में हंटर आयोग या हंटर कमीशन भी कहते हैं। 1882। जैसा कि गत वीडियो में हमने जाना कि हंटर कमीशन या भारतीय शिक्षा आयोग का जब गठन किया गया उस दौरान देश पर कंपनी शासन नहीं था और उसके स्थान पर ब्रिटिश शासन स्वयं शासन कर रहा था, यानी ब्रिटिश सरकार स्वयं शासन कर रहा था। और उसी समय लॉर्ड रिपन के अंतर्गत शिक्षा नीति के बारे में विचार करना था और उन्होंने एक सदस्य समिति बनाई जिसके अंतर्गत 20 सदस्यों को रखा और उसमें 7 भारतीय थे। उसका उद्देश्य था भारत में प्राथमिक शिक्षा के साथ उच्च और माध्यमिक शिक्षा का अध्ययन करना और इसके लिए उन्होंने सुझाव दिए। 1854 के घोषणा पत्र का गहन अध्ययन तथा क्षेत्रीय अध्ययन करने के उपरांत अपनी नीति बनाई जिसमें आयोग के कार्यक्षेत्र तय किए गए। उस कार्यक्षेत्र में मुख्य रूप से यह बात रखी गई रिपोर्ट ने कि प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में अधिक सराहनीय कार्य करने हैं। सबसे पहली बात उन्होंने रखा कि जो 54 का ऊट का डिस्पैच था या ऊट का जो घोषणा पत्र था उसका अध्ययन किया जाए, उसमें कौन सी नीतियां लागू हुई, कौन सी नीतियां परिवर्तन योग्य हैं। दूसरी बात उन्होंने कही थी प्राथमिक शिक्षा में क्या सुधार की आवश्यकता है और सबसे अंतिम जो बात थी उसमें वो थी सरकार के माध्यमिक और उच्च शिक्षा के विकास को निजी हाथों में सौंपा जाए। ये 3 बिंदु थे। इन 3 बिंदुओं के बाद कुछ बिंदु ऐसे थे जिसमें मिशनरियों का प्रयास, व्यक्तिगत प्रयास और सरकारी स्कूल, इन तीनों स्कूलों की क्या स्थिति है, यानी प्राथमिक विद्यालय जो सरकारी हैं उनकी स्थिति, मिशनरियों की स्कूल की स्थिति और निजी स्कूल, और इन तीनों के अलावा तीनों प्रयासों में सरकार की क्या नीति होनी चाहिए, इन सब बिंदुओं को एक समेकित करते हुए उन्होंने कार्यक्षेत्र की योजना तय की। उसके बाद उसी कार्यक्षेत्र के अनुसार 7 सप्ताह तक गहन अध्ययन हुआ। पूर्व में नीतियां जो बनाई गई थी भारतीय शिक्षा के संदर्भ में, उसके उपरांत 7 माह तक भारत के क्षेत्रों का भ्रमण हुआ। उसके उपरांत 770 पृष्ठों का एक भारतीय शिक्षा आयोग प्रतिवेदन तैयार करके सरकार को सौंपता है। उसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण सुझाव 2 आया। सबसे पहला सुझाव था कि सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालयों को स्थानीय निकायों, नगर पालिका, जिला परिषदों में छोड़ दिया जाए और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों को व्यक्तिगत संस्थाओं को सौंप दिया जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात थी वो है अनुदान प्रणाली को और उदार नीति अपनाई जाए जिससे कि देसी और विदेशी दोनों प्रकार के विद्यालय उसका लाभ ले सकें। और उसी क्रम में कई बिंदु ऐसे थे जिस बिंदु पर प्रकाश डाला गया। सबसे बड़ी बात थी कि वेतन, छात्रों की छात्रवृत्तियां, विद्यालयों का भवन निर्माण आदि सभी कार्यों के लिए उनको अनुदान दिया जाए। विद्यालयों को वेतन के लिए भी अनुदान दिया जाए, अध्यापक के प्रशिक्षण के लिए भी अनुदान दिया जाए, छात्र की छात्रवृत्तियों के लिए भी अनुदान दिया जाए, भवन निर्माण हो या प्रयोगशाला हो, पुस्तकालय हो आदि के लिए भी अनुदान दिया जाए। यह सबसे महत्वपूर्ण बात। दूसरी बात उन्होंने बताया छात्र अनुदान के लिए नियम सरल और उदार किए जाएं जिससे कि अधिक से अधिक विद्यालय उससे लाभान्वित हो सके। उदार और सरल करने का मूल उद्देश्य था लाभान्वित अधिक से अधिक हो सके और इसका प्रसार अधिक हो और विद्यालय की संख्या में बढ़ोतरी हो। तीसरी बात थी छात्र अनुदान में प्रांतीय भेदभाव न किया जाए, यानी धार्मिक या प्रांतीय या क्षेत्रीय भेदभाव न किया जाए, सबको एक समान अवसर दिया जाए अनुदान का लाभ लेने के लिए और प्रांतीय आवश्यकताओं के अनुकूल यानी उनकी क्षेत्रवाद के हिसाब से जो उनकी आवश्यकताएं हैं
उसके हिसाब से उनको अनुदान जरूर दिया जाए। साथ अनुदान के लिए अलग अलग मदों का निर्माण किया जाए और ये अलग अलग मद बनाए जाए जिससे कि इसका लाभ देने में संस्थाओं को लेने में सुलभता हो। अगली बात थी छात्र अनुदान के सभी नियमों को शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों, प्रधानाचार्यों, शिक्षकों सभी को अवगत कराया जाए जिससे कि वह उसकी सरलता उदारता से परिचित हो सके। इसके साथ ही विद्यालयों को अनुदान स्वीकृत करने के बाद किसी भी भेदभाव के बिना उसको बंद न किया जाए, अर्थात अकारण ही किसी विद्यालय का अनुदान बंद न किया जाए। इस पे भी समिति ने विशेष सुझाव दिया और धनराशि जो दी जाए किसी विद्यालय को वो अकारण बंद न हो, ये एक महत्वपूर्ण बात है कि एक बार किसी वजह से किसी विद्यालय को अगर अनुदान मिला तो अगली बार वो फिर प्रयास करे, ऐसा नहीं है। उसको ठोस कारणों के कारण ही रोका जाए, अन्यथा अनुदान की प्रक्रिया चलते रहने दिया जाए। किसी विद्यालय को साथ अनुदान देना अनावश्यक रूप से बंद न हो, यही इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता थी। इसके साथ ही साथ आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न किया जाए। किसी प्राथमिक विद्यालय के अनुदान दिया जाए परंतु उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न किया जाए। ये आदि बिंदु थे जिसके आधार पर भारतीय शिक्षा आयोग ने अनुदान प्रणाली को उदार और सरल बनाया जिससे इससे अधिक से अधिक विद्यालय लाभान्वित हो सके। इसके बाद इसी क्रम में प्राथमिक विद्यालयों के संबंध में उन्होंने सुझाव दिए। इसी क्रम में हमने ये देखा कि दो सबसे बड़ी बात आई सामने। एक आती है प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था स्थानीय निकायों के हाथ एवं माध्यमिक और उच्च व्यक्तिगत प्रयास। दूसरी बात, अनुदान प्रणाली की उदार नीति। हम यहाँ देखते हैं प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था स्थानीय निकायों के हाथ देने का सरकार की जो सबसे महत्वपूर्ण योजना थी। उसके साथ ही साथ दूसरी बात थी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक को व्यक्तिगत प्रयास के माध्यम से संचालित करने की। उसके बाद दूसरी क्या बात थी, वो थी अनुदान प्रणाली की उदार नीति। किस प्रकार से सरकारी अनुदान दिया जाए विद्यालयों को और वह किन किन रूपों में उसको व्याख्या किया जाए कि वह उदार नीति के अंतर्गत वो आ जाए। इसी क्रम में प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में आयोग ने नीति, संगठन, आर्थिक व्यवस्था, नीति, प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में आयोग ने सुझाव क्या जो दिए। प्राथमिक शिक्षा सबसे बड़ी बात नीतिगत, दूसरा संगठन, तीसरा आर्थिक, नीतिगत व्यवस्था, संगठन की व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, पाठ्यक्रम, शिक्षक प्रशिक्षण। इसी क्रम में प्राथमिक विद्यालयों को विकास की सीढ़ी तैयार की गई। विकास की सीढ़ी तैयार करने का मेन उद्देश्य क्या था कि प्राथमिक विद्यालय
प्राथमिक शिक्षा को नीति, संगठन, आर्थिक व्यवस्था, पाठ्यक्रम, शिक्षण प्रशिक्षण आदि क्रमों में व्यवस्थित किया। जैसे नीति के अंतर्गत व्यवहारिक पक्ष से संबंधित व्यवस्था रखी जाए और संगठन में नगरपालिका जिला परिषदों के अंतर्गत विद्यालय संचालित हों। अगला था आर्थिक व्यवस्था, पृथक कोष का निर्माण हो और जिससे प्राथमिक विद्यालय के विकास में कोई बाधा न पहुंचे। पाठ्यक्रम के लिए उन्होंने प्रांतों को अपने आवश्यकतानुसार पाठ्यक्रम रखने का स्वतंत्रता दिया। साथ ही साथ कृषि, आरोग्य विज्ञान, बही खाता, महाजनी गणित, आदि विषयों को पढ़ाने पे जोर दिया। शिक्षा प्रशिक्षण के लिए नॉर्मल स्कूलों की संख्या की वृद्धि, इसके बाद माध्यमिक स्कूल, नीति, संगठन, आर्थिक व्यवस्था, फिर उसके बाद उच्च विद्यालय, धार्मिक शिक्षा, स्त्रियों की शिक्षा, मुसलमानों की शिक्षा, अति पिछड़े वर्गों एवं अति पिछड़े क्षेत्रों की शिक्षा आदि की चर्चा हम अपने अगले सेशन में करेंगे। धन्यवाद।